ओके गाइस, इन दिस क्लास विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग रूल्स जो है हमारे ऑर्डर नंबर 5 के, वो करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट 20 तक रूल्स कर लिए थे ऑर्डर नंबर 5 के। तो उससे रिमेनिंग हम आगे चलेंगे, और हाँ कुछ बीच में हमने रह भी गए थे तो हम उसको भी करेंगे, राइट। तो ऑर्डर नंबर 5 जो कि समन से डील करता है, इसमें बात की गई है इशूइंग ऑफ द समन एंड द सर्विसेज ऑफ द समन्स। और वर्ड समन्स होता है, समन नहीं होता है, समन्स लिखा जाता है। तो जब प्लेंट ड्राफ्ट कर ली जाती है, उसको सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, बिकॉज द सूट हैज टू बी इंस्टीट्यूट बाय फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। प्लेंट फाइल होगी, प्लेंट फिर जाती है, आई मीन प्लेंट के बाद हम अगर वो एडमिट हो जाती है तो कोर्ट समन्स भेजती है। समन्स भेजेगी किसको? डिफेंडेंट को। तो ऑर्डर नंबर 5 में डील किया गया समन्स टू डिफेंडेंट, ठीक है। एंड समन्स टू विटनेस को भी जाते हैं, वो ऑर्डर नंबर 16 में जाते हैं। एंड समन्स जो जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग के लिए भी जाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में भी जाते हैं डिफेंडेंट के लिए। डिफेंडेंट जिस चीज पे रिलाई करता है, जिस चीज पे अपना अपना रिटन स्टेटमेंट में बना के लाया, जो दावे लेके आ रहा है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स के प्रोड्यूस करने के लिए भी समन भेजे जाते हैं। इससे संबंधित हमने सेक्शन 27 टू 32 भी पढ़ा था, ठीक है गाइस। तो उसी के संदर्भ में अब जो हमारे रिमेनिंग सेक्शन रूल्स हैं, तो वो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। अभी हम देख लेते हैं, ग्लिम्स ले लेते हैं व्हाट वी हैव कवर्ड। वी हैव कवर्ड व्हाट इज समन। समन होता क्या है? 27 में हमने ये भी जाना था कि समन हैज टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। आई मीन द व्हेन द सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, जब सूट जो ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है तभी हम समन आगे भेजते हैं, ठीक है। कोर्ट तभी समन आगे भेजेगी। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ड्यूली इंस्टीट्यूटेड देयर मस्ट बी अ कॉज ऑफ एक्शन। जब आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो ड्यूली इंस्टीट्यूटेड क्या माना जाएगा? जिसमें कॉज ऑफ एक्शन हो, लिमिटेशन के टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए कोर्ट का, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर होना चाहिए, जिस कोर्ट में मैं जाना है वहीं कोर्ट में गए हो, एंड द टाइटल ऑफ द प्लेन प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, कोर्ट फेस। इस सब चीजों को जब फुलफिल हो जाती है कंडीशन, तो माना जाता है कि प्लेंट जो है वो ड्यूली इंस्टीट्यूटेड है। प्लेन ड्यूली इंस्टीट्यूट होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, यानी कोर्ट जो है तभी आगे समझ को फॉरवर्ड करेगा। समन्स जो होंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? बेसिक सी चीजें हैं, नेम ऑफ द कोर्ट, प्रोविजन ऑफ द लॉ, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, डिटेल ऑफ द क्लेम्स, समन, ठीक है। क्या चीज मांगा जा रहा है? प्लेंट के साथ जब जाता है तो समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी जाती है, ठीक है। डायरेक्शन टू अपीयर, कब आना है, डिफेंडेंट को कब आना है कोर्ट में, टाइम, ये सारी चीजें लिखी जाएगी। और अल्टीमेटली लास्ट में उसमें सिग्नेचर ऑफ द जज एंड सील ऑफ द कोर्ट होती है। We have already covered it, but however just I'm taking a glimpse of it. फिर हमने बात करी थी इसमें समन्स की जो बात करी, सर्विस ऑफ द समन विद डिफेंडेंट रेसिड्स इन अनदर कोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये थी कि हम जब हम समन्स भेजेंगे, अगर हम किसी और स्टेट में भेजेंगे, अनदर स्टेट लिखा है, तो वहां पे भी हम समन कैसे भेजते हैं? वहां की कोर्ट को भेजते हैं, कोर्ट वहां पे। अब जैसे क्या होता है, एक नजारा डिपार्टमेंट होता है, उससे काम होता है समन सर्व करवाना। तो यहाँ की कोर्ट जो है, दिल्ली की कोर्ट अगर गाजियाबाद में भेजेगी, वहां पे वो डिफेंडेंट रिसाइड करता है, तो यहाँ की जो कोर्ट होगी वो गाजियाबाद में भेजेगी। तो गाजियाबाद में अगर डिफेंडेंट रिसाइड करता है तो वहां पे कोर्ट को भेजते, फिर कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाती है समन्स को, ठीक है, सर्व करवाएगी। ऑलरेडी नजारत डिपार्टमेंट होता है, जनरली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनके पास होता है ये सारा के समन वगैरह को एक सर्व करवाना, ठीक है। और अगर कोई एम्बिग्यूटीज है तो वहां के स्टेट के रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है, द रूल्स मेड बाय द पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ये चीज हमने की थी। अब कोई लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे हिंदी है, वहां पे भी हिंदी है, तो बढ़िया ही है, समन हिंदी में ही चले जाएंगे। वहां पे कोई और लैंग्वेज है तो यहाँ पे और हिंदी है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजेंगे समन। ओके गाइस, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमने ये कर ही लिया था, उसके बाद ये 29 को भी हम होल्ड पे रखे थे लास्ट क्लास में भी। फिर ये पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, ये एक थोड़ा वाइडर सेक्शन है, इसमें कई चीजें भी कवर होती हैं, लेकिन हमारे इस वक्त जो इससे संबंधित 30 का बी है, इशूइंग ऑफ द समन टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। किसी इंसान को भी भेजे जाते हैं समन एविडेंस देने के लिए, यानी विटनेस की बात कर रहे हैं, और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और सच अदर ऑब्जेक्ट्स एज ओवरसेट, ठीक है। तो ये वैसे तो यहाँ पर सिर्फ एक लिमिटेड सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन हम इसको जब बाद में इंटेरोगेटरीज पढ़ेंगे तो उन चीजों के लिए भी समन्स भेजे जा सकते हैं।
कोर्ट के पास पावर है, ऑर्डर दे सकती है कि आप ये चीज कीजिए। समन्स टू विटनेस, विटनेस को जब हम समन्स पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया ऑर्डर नंबर 16 में पढ़ेंगे। हाउएवर जो भी रूल्स डिफेंडेंट पे अप्लाई होते हैं वही रूल्स एंड सेक्शंस विटनेस पे भी अप्लाई हो जाएंगे। पेनल्टीज भी दे रखी है, हम ऑलरेडी कर चुके, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन, वी हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ थिंग्स इन द लास्ट क्लास। आई एम जस्ट गिविंग यू ग्लिम्स सो दैट अभी एक फ्लो में हम जल्दी से हम कर जाए इनको बाकी रिमेनिंग रूल्स को। ऑर्डर नंबर 5 जो कि समन से डील करता है, समन जो है वो हैज टू बी उसका जो जाएंगे डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट को फिर अपना रिप्लाई बनाना होता है, तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कमर्शियल सूट्स की बात करें, कमर्शियल डिस्प्यूट में सिर्फ 120 days आ जाते हैं मैक्सिमम। समन 30 days की बात की गई है, आई मीन रूल नंबर 1 में। हाउएवर 90 days की बात की गई है, मैक्सिमम 90 days। बट अगर हम ये बात करेंगे कमर्शियल डिस्प्यूट्स में तो वहां पे 120 days हो जाता है। ठीक है गाइस, तो समन के साथ क्या जाती है, प्लेन की कॉपी जाती है। रूल नंबर 2 पढ़ा, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को अपीयर करवा सकती है इन पर्सन, ठीक है, लेकिन कब नहीं कराएगी वो भी हमने पढ़ा था। नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन द सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट की बात की थी जिसमें हमने 200 miles की बात करी थी, और उस कोर्ट के लोकल ज्यूरिक्शन में आता है तो कोर्ट बुलाएगी ही, ठीक है। 200 miles के अंदर अगर आ जाता है जहाँ पे रेल वगैरह ये चीजें कम्युनिकेट किया जा, हमें आना जाना हो सकता है इजिली बाय एनी पब्लिक मोड, देन इट कैन बी समन कैन बी सर्व्ड। उसको पर्सनल अपीयरेंस में बुला सकती है कोर्ट। नाउ समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फाइनल डिस्पोजल। समन दो चीजों के लिए यहाँ पे इशू की जा सकते हैं। भाई अभी आप आइए, सिर्फ समन्स जो है दिए गए हैं कि इश्यूज को सेटल करना है, यानी ऑर्डर नंबर 14 को कंप्लाई करना है, इश्यूज बनाने हैं। कई बार फाइनल डिस्पोजल के लिए होते हैं समन। फाइनल डिस्पोजल हियर मींस के मामले को पूरा निपटाना है, आ जाइए। स्मॉल कोर्स कोर्ट जो होती है जनरली वो फाइनल डिस्पोजल के लिए ही समन इशू करती है, ठीक है। नाउ 6 में हमने तब पढ़ा था, और रूल नंबर 6 फिक्सिंग डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब होता क्या है, कोर्ट एक रीजनेबल टाइम जरूर देगी कि डिफेंडेंट आए और अपना एक डेट फिक्स कर देती है। समन जब जाएंगे तो उसमें डेट फिक्स होगी कब डिफेंडेंट को कोर्ट में आना है, ठीक है। डिफेंडेंट कैसे आएगा, अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आता है। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं बना पाया, टाइम इतना नहीं था, तो कोर्ट से वो 90 days की जो हमने बात करी थी रूल नंबर 1 में वो मैक्सिमम दिया जा सकता है। समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन बाय हिम। तो डिफेंडेंट जिस चीजों पे अपना केस लेके आ रहा है, आई मीन डिफेंड करने आ रहा है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, जो उसके रिलायबल डॉक्यूमेंट्स है जिन पे वो रिलाई करता है, अपनी क्लेम को डिफेंड करता है, जो प्लेंटिफ ने उसको क्लेम किया है उसको डिफेंड करता है, तो वो डॉक्यूमेंट के लिए भी समन भेजा जा सकता है। एंड ऑन इश्यू ऑफ द समन फॉर द फाइनल डिस्पोजल, डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। ये हम कर चुके हैं, तब भी मैं एक आपको एक फ्लो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो आगे की हम पढ़ेंगे अब, उससे पहले आपको ये सारा आइडिया माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि एक ही टॉपिक है समन, तो तोड़ के 2-3 पार्ट्स में पढ़ाना डिफिकल्ट है। उसके लिए आपके भी समझने के लिए एक फ्लो होना चाहिए, दैट इज द रीजन आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ऑन इश्यू ऑफ द समन फॉर फाइनल डिस्पोजल, डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। जब फाइनल डिस्पोजल की बात आती है तो उसको ये भी कह दिया जाता है कि क्योंकि आप पता उसी डेट पे मामले को निपटारा हो जाए, तो उस वक्त डिफेंडेंट को ये भी डायरेक्शन दी जाएगी अपने साथ जो भी विटनेस लाना चाहते हैं उनको भी लाएंगे। ऑर्डर नंबर 8। इसके बाद हमने करा था सर्विसेज ऑफ द समन्स। अभी तक हमने पढ़ लिया इशूइंग ऑफ द समन, अब हमने बात करनी है सर्विस ऑफ द समन। सर्विस ऑफ समन कैसी होगी, पर्सनल और डायरेक्ट हो सकती है, रूल नंबर 10 to 16 and 18, ठीक है गाइस। एंड देन सर्विसेज बाय द कोर्ट। अब हमें यहाँ से करना था जो 2 पॉइंट है, तो लेकिन फिर भी अभी हम एक बार पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस को भी शॉर्ट में रिपीट कर लेंगे, व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। पर्सनल सर्विस और डायरेक्ट सर्विस, रूल नंबर 10 to 16 and 18। एंड देन सर्विस बाय द कोर्ट। कोर्ट समन, कोर्ट जनरली समन जो जाते हैं कोर्ट के जरिए ही जाते हैं, तो ये रूल नंबर तो 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। एंड सर्विस बाय द प्लेंटिफ, दैट इज द रूल नंबर 9 है, जिसको हम दस्ती समन भी बोलते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड दस्ती समन। दस्ती समन क्या होता है, आई लेट यू नो, क्योंकि आज का लेक्चर ही यहीं से स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ से 2 पॉइंट से। एंड सर्विस ऑफ समन कैसे हो सकती है, सब्स्टिट्यूट सर्विसेज 17, 19, 20। जनरली बच्चे 20 को ही सब्स्टिट्यूट सर्विस बोलते हैं, और वो उचित भी है और ठीक भी है, लेकिन हमें
कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी के लिए हमें ये भी एक तरीके की सब्स्टिट्यूट सर्विस है, क्योंकि रेगुलर मोड से तो नहीं हो पा रही है, फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट सर्विस होती है। फिर वो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि भाई वो चीज जो प्रॉपर तरीका है कोड के जरिए समन सर्व करवाने का वो हो नहीं पा रहे हैं, देन दैट इज अ रीजन अपार्ट फ्रॉम द 20 में तो न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं, हाउएवर सब्स्टिट्यूट सर्विस 17-19 को भी बोलते हैं, जब एक कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे जाके चिपका देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पर्सनल सर्विस नहीं हो पा रही है, डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है, तो व्हाट विल डू, विल जस्ट पेस्ट इट, उसके घर पे चिपका देंगे। ठीक है, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। देन सर्विस बाय द पोस्ट, अब ये पोस्ट जो है वो इसी में कवर होता है, लेकिन अलग से लिख देने से हमें पता रहेगा। हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज जो करे होंगे, जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से कौन सी पोस्ट होगी, कैसे जाएगा, वो भी पॉसिबल है। रूल नंबर दैट इज रूल नंबर 9(3). सो इन दिस वे विल कवर द सर्विस ऑफ द समन, 9 से लेकर 20 तक जो है रूल्स वो सर्विस ऑफ समन के होंगे। फिर हमारे स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस यानी 21 से लेकर 30 तक, ये भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हमें हर हालत में इसको खत्म करना ही है, बड़ा टॉपिक तो अभी भी है ये, लेकिन विल डू दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने आप पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस ऑलरेडी कर लिया था, इवन दो आई एम गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ इट। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, समन कैसे सर्व होते हैं, बाय टेंडरिंग होंगे या डिलीवरी। ठीक है, टेंडरिंग और डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरिंग कैसे हो सकता है, सर्विस कैसे, समन कैसे सर्व होते हैं, समन या तो पोस्ट के जरिए भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्सनल सर्विस भी हो सकती है, दस्ती समन भी हो सकते हैं, और या फिर उस अब जब दस्ती करेंगे तो उसके सामने जाके उसको पकड़वा के आएंगे कि ये लीजिए समन पकड़िए, आपको कोर्ट में आना है। ठीक है, उस पर समन में क्या होंगे, जज के साइन और सील्ड होंगे। ठीक है, अगर जज साहब नहीं कर रहे हैं तो कोई ऑफिसर अपॉइंटेड बाय दी जज साहब होंगे वैसे। नाउ देन रूल नंबर 11 हमने पढ़ा है, सर्विस ऑन द सेवरल डिपेंडेंट, कई सारे डिपेंडेंट है तो हर एक डिपेंडेंट को समन सर्व किए जाएंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्विस टू बी ऑन द डिपेंडेंट पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और इन हिज एजेंट। जनरली जितना पॉसिबल हो सके तो समन जो होंगे सर्व होंगे डिपेंडेंट इन पर्सन होंगे, डिपेंडेंट इन पर्सन। ठीक है, उसी को दिए जाने चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट इन पर्सन होंगे व्हेन प्रैक्टिकेबल और उसके एजेंट को दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, उसे घर पे जाएंगे और घर पे एडल्ट मेंबर को दे देंगे। ठीक है, एडल्ट मेंबर कौन हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन सर्वेंट नहीं होगा, ये हम कर चुके हैं। ठीक है गाइस, सर्विस ऑन द एजेंट बाय होम द डिफेंडेंट कैरिंग ऑन अ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, देखो भाई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो कई बार इंग्लैंड में बैठा है, कहाँ बैठा है, लेकिन उसके एजेंट है इंडिया में, तो भाई जहां जहां एजेंट उसे काम कर रहे होंगे कैरिंग ऑन अ बिजनेस, तो उसको हम समन सर्व कर देंगे। ठीक है, इसमें एक चीज वाली देखने वाली थी, मैं आपको बता भी चुका हूँ, मास्टर ऑफ द शिप, तो मास्टर ऑफ द शिप को भी समन सर्व कर दिए जाएंगे। शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर, क्योंकि मास्टर ऑफ शिप जिसमें गुड्स लोड किए गए हैं, तो अल्टीमेटली the master of the ship would be considered as an agent of the owner. ठीक है, and then 14 rule number, service on the agent in charge in the suit of the immol property. इमोल प्रॉपर्टी की बात आएगी, वहां पे प्रिंसिपल तो मिल नहीं रहा, लेकिन उस प्रॉपर्टी में उसका एजेंट बैठा, तो एजेंट को समन सर्व कर देंगे। इन केस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट, जिसको हमने, देखो पर्सन सर्व, जिसको समन भेजे हैं, जिसको समन सर्व हुए हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो समन आते हैं, समन पे क्या करेगा, साइन करके देगा, और वो जो साइन करके देगा वो कहाँ जमा हो जाती है, वो कोर्ट में जमा हो जाती है। ठीक है, तो 16 में हमने पढ़ा पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एंड द एंडोर्समेंट ऑफ द टाइम, अब उसमें ये भी लिखा जाता है, जो प्रोसेस सर्वर होगा, ये सर्विंग ऑफिसर जो होता है, प्रोसेस सर्वर ऐसा नहीं कोई टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ, प्रोसेस सर्वर हम यूज करते हैं इंसान के लिए। ठीक है, प्रोसेस सर्वर बोल देते हैं उसको। ठीक है, पर्सन होता है वो। ठीक है, कोर्ट का बंदा होता है, जाता है समन को तामील करवाता है, तो वो क्या करेगा, उसमें एंडोर्समेंट और टाइम भी लिख देगा, कैसे उसको समन सर्व्ड हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उस पर लिख देता है वो। अब ये सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था, ऑल्दो देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द प्लेंटिफ टू सर्विस समन। देखिए प्लेंटिफ जनरली क्या करते हैं, प्लेंटिफ ये चाहता है हमेशा कि समन जो है सर्व्ड ना हो, या समन ऐसी जगह, कई बार प्लेंटिफ थोड़ा चालबाजी करते हैं कि समन ऐसी जगह सर्व करवाता है जहाँ डिफेंडेंट रहता ही नहीं है, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट के वो कम से कम वो एश्योर कर ले कि समन प्रॉपर्ली सर्व्ड हो रहे हैं, क्योंकि इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऑल्दो देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है समन को सर्व करने में। आपको पता है दस्ती समन भी होते हैं, 9A में दस्ती समन है, रूल नंबर 9A,
to be served to the summon on the defendant, there should be sufficient safeguard to avoid false report. देखो पहले क्या होता है, ऐसे भी तो होता है ना, दस्ती समन प्रोसेस सर्वर को दिए थे, तो प्रोसेस सर्वर भी किसी तरीके का घोटाला सा ना करे, ठीक है, चालबाजी ना करे, क्योंकि प्रोसेस सर्वर कई बार ऐसा करता है, प्रोसेस सर्वर गया तो उसको वहां पैसे मिल गए, उसने क्या करा कि ठीक है रिपोर्ट बना दी कि वहां पे डिफेंडेंट रहता नहीं है, ठीक है, कई बार डिफेंडेंट भी अवॉइड करता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. तो हाई कोर्ट शुड मेक appropriate rule and issue practice direction to ensure that the provision are properly implemented and there is no abuse of process of law. ठीक है, फिर हमने पढ़ा, अब यहां से हमने पढ़ना है. इससे पहले एक केस में आपको और बताता हूँ, सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तो हमने कर लिया था, एक केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो. ये केस जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोहेन एंड अनदर्स वर्सेस नरसिंह दास ऑडी. तो ये इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कही है, देखो, इट इज ट्रू दैट, पहले पूरा जजमेंट पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है. इट इज ट्रू दैट यू मे गो टू द मेंस हाउस. बेसिकली ये बात कर रहा है प्रोसेस सर्वर की, ठीक है, प्रोसेस सर्वर के जो सर्व करने जाएगा समन को. इट इज ट्रू दैट यू मे गो टू द मेंस हाउस एंड नॉट फाइंड हिम. आपको क्या पता ना भी मिले, ठीक है, आप किसी के घर पे जाएंगे समन को सर्व करने, क्या पता वो इंसान ना भी मिले, ऐसा होता है. बट दैट इज नॉट अटेम्प्टिंग टू फाइंड हिम. आपने मेहनत नहीं करी, इसका मतलब. कई बार होता है प्रोसेस सर्वर जाएगा, आपको वो ना मिले, पुलिस भी जाती है कई बार समन को सर्व करवाने, क्रिमिनल केसेस में नहीं मिलते हैं. अब इसका मतलब ये आ रहा है कि आपने मेहनत भी नहीं करी है. यू शुड गो टू हिज हाउस मेक इंक्वायरी. आप उसके घर दोबारा जाइए, इंक्वायरी करिए, पूछताछ कीजिए. इफ अगर जरूरत पड़े तो उसको बार बार फॉलो कीजिए. यू शुड मेक इंक्वायरी टू फाइंड आउट व्हेन इज लाइकली टू बी एट होम. उस वक्त आपको जाना है जब वो घर पे होगा. इंसान घर पे जनरली कब होता है, अरे सुबह तो बिजनेस करने गया है, काम करने गया, तो रात में भी चले जाइए. एंड गो टू हाउस एट द टाइम व्हेन ही कैन बी फाउंड. कब मिल सकता है, दैट मीन्स ये बता रहा है केस कि भाई आदमी को जो प्रोसेस सर्वर है या जो भी इंसान जा रहा है सर्व करने, उसको एक रीजनेबल एफर्ट करने चाहिए, ड्यू डिलिजेंस से वो काम करे. बिफोर सर्विस लाइक दिस कैन बी इफेक्टेड, इट मस्ट बी शोन दैट द प्रॉपर एफर्ट्स हैव बीन मेड टू फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर द डिफेंडेंट इज लाइकली टू फाउंड. ठीक है, कब वो देखा जा सकता है, कब मिल सकते हैं, तो ये एफर्ट्स होने चाहिए प्रोसेस सर्वर के. नॉट एज सीम्स टू बी डन इन दिस कंट्री. ऐसा नजर नहीं आता कि ऐसा होता है. टू गो टू हिज हाउस इन द परफेक्टरी वे एंड बिकॉज ही हैज नॉट बीन फाउंड देयर. अगर वो नहीं मिला है तो उसके घर पे हम क्या करते हैं, जनरली चिपका देते हैं समन को. एंड बिकॉज इज नॉट बीन फाउंड देयर, टू अफिक्स अ कॉपी ऑफ द समन ऑन द आउटर door of his house, a proper attempt must be made to find the defendant and serve him with the writ. यहाँ पर है कि प्रॉपर एफर्ट्स नजर आने चाहिए उसके. वो जो प्रोसेस सर्वर है जो समन करने सर्व करने जा रहा है, दे मस्ट बी प्रॉपर एफर्ट्स होने चाहिए. एक बार नहीं मिला कोई बात नहीं, आप एक बार और जाइए, तो उस एफर्ट्स नजर आने चाहिए. इस केस को आप जरूर लिखना, ये केस लीडिंग रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जनरली कई बार प्रोसेस सर्वर भी जल्दबाजी में वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एफर्ट्स होने चाहिए. ठीक है, तो ये केस आपको कोट करना चाहिए. कोहेन एंड अदर्स, नरसिंह दास ऑडी या अड्डी, जो भी व्हाटएवर इट वुड बी, 1892 का केस है, ठीक है, लीडिंग केस था. अब वापस आ जाते हैं, हमने पहला पढ़ लिया पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस. पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस हमने पढ़ लिया, लास्ट क्लास में कवर कर लिया था. अब हम पढ़ेंगे सर्विस बाय द कोर्ट. रूल नंबर 9, सर्विस बाय कोर्ट. ये एक रेगुलर प्रोसीजर है, दिस इज द रेगुलर प्रोसीजर. तो कोर्ट जो है समन को सर्व करवाती है. डिलीवरी ऑफ द समन्स बाय द कोर्ट. तो वेयर द डिफेंडेंट रेसाइड विद इन द जुरिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड. सूट इंस्टीट्यूट अगर हुआ है विद इन द जुरिक्शन, भाई 30,000 कोर्ट में अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और डिफेंडेंट कहाँ रहता है, वो सपोज करो करोल बाग में रहता है, तो करोल बाग जो है 30,000 के जुरिडिक्शन में ही आएगा कोर्ट के. तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ की जो कोर्ट है इसको समन इशू कर सकती है. Who is empowered to accept the service of the summon and the summons shall unless the court otherwise direct. अगर कोर्ट ने कुछ और तरीका अपनाया है तो कोर्ट वैसे करेगी, ठीक है. अदरवाइज कोर्ट क्या करेगी, बट डिलीवर समन डिलीवर करवाएगी, बट डिलीवर और सेंड आइदर विद द प्रॉपर ऑफिसर
अपॉइंटेड टू बी सर्व्ड बाय हिम और वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, या कोर्ट अपने किसी नीचे के इंसान को भेज देगी अपने सबऑर्डिनेट को, और टू सच कोरियर सर्विस से भी भेज सकते हैं एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट को जो उचित लगे उस तरीके से, ठीक है। एक तो प्रॉपर ऑफिसर कब भेजेगी, जैसे वो प्रोसेस सर्वर चला जाएगा, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर कोई और तरीका है तो वैसे करेगी, नहीं तो कोर्ट ये तो करती है जनरली। अब ये भी और करके है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस सर्वर भी भेज दिया, सबऑर्डिनेट भी भेज दिया, कोरियर सर्विस भी भेज दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर जाएगा या कोरियर सर्विस जाएगी या फिर सबऑर्डिनेट। कोरियर सर्विस क्या होती है, कोरियर सर्विस जो रिकॉग्नाइज है, जो चल रही है उस प्रोसेस में, ठीक है। जैसे आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस, कंपनी का नाम है, उसके जरिए मैक्सिमम जाते हैं, सर्विस होती है समन की, ठीक है। अब ये 2 क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अदर देन, प्रॉपर ऑफिसर कौन हो सकता है, प्रॉपर ऑफिसर ये नहीं है कि कोर्ट का ही प्रॉपर ऑफिसर होगा, कोर्ट के अलावा जो कोर्ट के जो अलग नजारत डिपार्टमेंट होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिसका काम है समन को सर्व करना, तो वहां से वो जाता है। तो प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अदर देन इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, सूट इंस्टीट्यूट हुआ 30,000 में। अब 30,000 में एक सिविल जज साहब के सामने सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो जरूरी नहीं कि इन सिविल जज साहब का ही वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर हो, भाई एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, जैसे 30,000 में एक नजारत डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से बंदा जाता है, ठीक है, उसी कोर्ट का जरूरी होना नहीं है, ठीक है। एंड वेयर इज सच एन ऑफिसर द समन में बी सेंड टू हिम इन सच मैनर एज अ कोर्ट में डायरेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं नजारत डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ उसमें सीजीएम साहब होते हैं, उनके कंट्रोल में होता है सारा इस सामान को सर्व वगैरह करवाना। नाउ दिस इज अ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 पोस्ट की बात करता है जनरली, समन बाय द पोस्ट। द सर्विस ऑफ समन मे बी मेड बाय द डिलीवरिंग, क्या डिलीवर करेंगे हम, पोस्ट, और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयर ऑफ बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू आरपैड, ठीक है, आरपैड के हिसाब से जाएगा रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये क्या होता है रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, देखो जो आप समन भेजेंगे समन के साथ तो प्लेंट तो जाएगी, समन्स प्लेंट, इसके बाद एक कार्ड सा होता है, येलो हो सकता है, व्हाइट होता है, छोटा सा कार्ड होता है, उसमें यह नाम लिखा जाता है प्लेंटिफ का, ठीक है। और वो जैसे ही समन सर्व्ड हो जाएंगे तो इस पे एक स्टैम्प भी लग के आती है कि ये समन सर्व्ड हो गए हैं, एक स्टैम्प लग के आ जाती है पोस्ट ऑफिस की कि ये समन सर्व्ड हो गए हैं, ठीक है। तो वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है कि हाँ भाई समन सर्व्ड हो गए। रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू एड्रेस टू द डिफेंडेंट और टू हिज एजेंट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस और बाय द स्पीड पोस्ट, ये स्पीड पोस्ट से जा सकता है। एक्नॉलेजमेंट ड्यू से चला जाएगा रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू एड्रेस टू द डिफेंडेंट और हिज एजेंट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस, जो भी चाहे डिफेंडेंट को हो या उसके एजेंट को जाएगा, और बाय द स्पीड पोस्ट से जाएगा, जा सकता है स्पीड पोस्ट से भी, और बाय सच कोरियर सर्विस एज आर अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो बता रही है या कोई कोर्ट बाय द कोर्ट रेफर टू इन सब रूल नंबर 1, कोरियर सर्विस होती है, ठीक है। अब वो अप्रूव्ड चाहे हाई कोर्ट करे चाहे वो कोर्ट करे, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है वो, और बाय एनी अदर मींस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंक्लूडिंग कैसे हो सकता है, अब डॉक्यूमेंट कैसे ट्रांसमिशन कर सकते हैं हम, फैक्स से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल से भी कर सकते हैं, यानी मेल भेज सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय द रूल मेड बाय द हाई कोर्ट। तो आज के टाइम में कई बार मेल से भी समन सर्व्ड हो जाता है। एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि समन जो है हम व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप से भी होते हैं, प्रोवाइडेड के वो डबल ब्लू टिक टू चिप टिक आ जाता है ना, तो वो भी माने गए थे कि हाँ भाई समन सर्व्ड हो गए हैं, ठीक है। Provided that the service of the someone under this sub rule shall be made at the expenses of the plaintiff, जो भी खर्चा आएगा समन को सब करने का वो प्लेंटिफ ही उठाएगा। 4 क्या कहता है, not withstanding anything in this contained in the sub rule 1 the defendant where a defendant reside outside the jurisdiction। अब देखो हमने क्या बात करी थी, रूल नंबर 1 जो है 9 का रूल नंबर 1 जो बात करता है विद इन द jurisdiction of the court है, विद इन jurisdiction of the court। 19(9) का 4 यह कहता है विदाउट, ठीक है, वहां नहीं रहता है, यानी आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, आउटसाइड।
ये विद इन हो गया, ये आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट हो गया। Where the defendant reside outside the jurisdiction of the court in which the suit is instituted. सूट इंस्टीट्यूट किया 30,000 में, लेकिन समन सर्व्ड होना जो डिफेंडेंट रहता है, क्या कहते हैं इसको, 30,000 है तो कड़कड़डूमा के पास में रहता है, ठीक है, लक्ष्मी नगर रहता है या शादरा रहता है, ठीक है। तो समन कैसे सर्व्ड होंगे? The court directs that the service of summon on the defendant may be made by any such mode, may be है, ठीक है, may be यानी कोर्ट के पास जैसा कोर्ट को उचित लगे, may be made by such mode of the service of summon as it referred to in sub rule number 3। तो कैसे भेजेगी भाई? रह तो विद इन द स्टेट ही है ना भाई, विद इन द स्टेट रह रहा है, दिल्ली माना यूनियन टेरिटरी है, एनसीटी ऑफ दिल्ली है, तो हमें भेजना है 30,000 कोर्ट को समन भेजना है, कड़कड़डूमा के पास रहता है कोई, या यूपी के बॉर्डर पे रहता है, शादरा रहता है तो विद इन द स्टेट ही, लेकिन अभी कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, कोर्ट का जुरिडिक्शन तो नहीं है, कोर्ट 30,000 कोर्ट का जुरिडिक्शन तो वहां तो आएगा नहीं कड़कड़डूमा पे, तो कैसे होगा? तो सब रूल नंबर 3 यानी जो रूल नंबर 3 है, जो ये पूरे जो प्रोसीजर है ये फॉलो किया जा सकता है, एक्सेप्ट बाय द रजिस्टर फॉर एक्नॉलेजमेंट ड्यू और द प्रोविजन ऑफ द रूल, जो 21 का रूल का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे। 21 कौन से रूल है? अभी हम इसको पढ़ेंगे जहां पर विद इन है और विदाउट द स्टेट है, ठीक है, वहां पे एक वर्ड लिखा है विद इन और विदाउट, अब वो विदाउट डायरेक्ट नहीं लिखा है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन वही है। अगर आप ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 21 निकालेंगे, आपके पास बेरेट है, जस्ट काइंडली हैव अ लुक राइट नाउ, तो फिर रूल नंबर 21 फॉलो नहीं होगा। रूल नंबर 21 की सिर्फ मार्जिनल हेडिंग देखेंगे, सर्विस ऑफ द समन वेयर द डिफेंडेंट रेसिड्स विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द अनदर कोर्ट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप पढ़ोगे ना तो इसमें एक वर्ड लिखा है, अ समन में बी सेंड बाय द कोर्ट बाय व्हिच इट इज इशूड वेदर विद इन और विदाउट। विदाउट का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो उसके जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, विद इन और विदाउट द स्टेट। विदाउट कैसे मतलब वो कहीं और स्टेट में रह रहा है, वो दिल्ली में नहीं रह रहा है बट वो कहाँ रह रहा है, मानो यूपी में रह रहा है, तो यूपी में जब भी रह रहा होगा तो फिर हम वहां की जो कोर्ट है, उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट है वहां की कोर्ट को समन भेजेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, तो जब इस पे जाएंगे तब पढ़ेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जो रिसाइड करता है डिफेंडेंट आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जहां मामला इंस्टीट्यूट है उसके बाहर वो रहता है, तो हम ये रूल नंबर 9 का 3 फॉलो कर लेंगे, और जब हम रूल नंबर 9 का 3 को फॉलो करेंगे तो प्रोविजन 21 का जो रूल नंबर है, रूल नंबर 21 शैल नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, यानी हमें कोर्ट को भेजने की जरूरत पड़ेगी। एक बात बताओ, दिल्ली से दिल्ली में तो भेजना है, क्या कोर्ट को भेजेंगे? तो कोर्ट को भेजने की जरूरत नहीं होगी अगर हमने ये फॉलो किया है, कोर्ट ने ये फॉलो किया है कि इसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बंदा जैसे रोहिणी रह रहा है, रोहिणी से अगर हम बात करें, कड़कड़डूमा थोड़ा दूर पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से यहाँ हमें भेजना है तो यहाँ के कोर्ट को भेजने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट ने चाहे तो पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं यहाँ पे जो डिफेंडेंट रिसाइड करता है, ठीक है, नहीं तो वैसे कोर्ट को भी भेज सकती है। यहाँ मे भी लिखा है ना, अगर मे भी यहाँ पे ये वाला फॉलो नहीं करे तो 21 फॉलो करना पड़ेगा, दो में से एक फॉलो करना पड़ेगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। नाउ रूल नंबर 5, when the acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court। अब acknowledgement जो होती है, जैसे मैंने बोला acknowledgement due, वो साइन होके आ जाती है, तो where an acknowledgement or the any other receipt purporting to be signed by the defendant, मानो कि डिफेंडेंट को समन जब सर्व होता है डिफेंडेंट साइन भी करता है। जब हम रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजते तो उस पर भी वो कहीं ना कहीं साइन करता है, ये समन जब भी जाते तो डिफेंडेंट साइन करता है, चाहे पोस्ट के जरिए जाए। साइन बाय द डिफेंडेंट और हिज एजेंट इज रिसीव्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट में वो साइन होके वापस आ गया है। ये पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग द समन इज रिसीव्ड बैक बाय द कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट पर्पेटिंग टू हैव बीन मेड बाय द पोस्टल एम्प्लॉय। उसमें पोस्टल एम्प्लॉय भी कहते हैं कि अभी हम पोस्टल एम्प्लॉय तो गया होगा ना उसको समन करने, खुद तो जाएगा नहीं। देखो दो तरीके हैं ना, ये तो पोस्टल के जरिए भेजा जाएगा, एक होता है पर्सनल सर्विस, एक होता है दस्ती समन, प्रोसेस सर्वर, ठीक है, प्रोसेस सर्वर है। पोस्टल वाले जब जाते हैं वहां पे भी तो कोई इंसान तो जाएगा, लेकिन वो जब समन देगा तो कुछ साइन वाइन तो लेगा,
वो साइन कहाँ जाएंगे, फिर ये जो साइन ले लेंगे पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस से कहाँ जाएगा, फिर वो कोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि उसमें हमने अपना एड्रेस पे लिख रखा है ना कि वापस कहाँ आएगा घूम के। अब वो रिसीविंग होके कोर्ट में वापस आ गया है, or by any person authorized by the courier service to the effect that the defendant or his agent has refused, या तो समन की सर्विस हो गई है या डिफेंडेंट और उसके एजेंट ने मना कर दिया है। जब कोई अगर सपोज अगर कोई कोरियर सर्विस जाती है समन करने, वो मना कर देते हैं, तो वो एक्नॉलेज में भी तो लिख देते हैं, उस समन पे कुछ नोट बना के लिख देंगे कि भैया हमने कोशिश की समन लेकिन उन्होंने मना कर दिया, टू टेक द डिलीवरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग द समन or had refused to accept the summon by any other means specified in sub-rule number 3. When tender or transmitted to the court issuing the summon shall declare the summon has been duly served on the defendant. तो कोर्ट ये डिक्लेयर करेगी कि भैया आप गए थे, ठीक है, उन्होंने लेने से मना कर दिया, ठीक है, आप अपना एक्नॉलेजमेंट लिख दीजिए कि भैया उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो उनका ये जिस जो होगा ना वापस जो आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जिसमें लिखा होगा उन्होंने समन रिसीव करने से मना कर दिया, इट वुड बी प्रेज्यूम कि डिफेंडेंट को समन सर्व्ड हो गए। वो लेने से मना कर रहा है, इसका मतलब उसे पता है ना कि इसमें क्या हो सकता है। हमें समन क्यों बनाया गया, पर्पस, ताकि सामने वाले को पता रहे। अब उसे पता है, उसे आइडिया लग गया कि मेरे खिलाफ केस है, नहीं ले रहा है, ठीक है, आगे चलेगी कोर्ट, फिर वेट नहीं करेगी। प्रोवाइडेड देयर वे द समन वाज प्रॉपर्ली एड्रेस, हाँ लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, समन पे आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं। समन वाज प्रॉपर्ली एड्रेस, प्रीपेड, पहले से उसकी पेमेंट हुई भी होनी चाहिए, जो भी खर्चा है उसका, and duly sent by the registered post, acknowledgement due से जाना चाहिए। The declaration referred to in this sub rule shall be made notwithstanding the fact that the acknowledgement have been lost। अब चाहे एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जो वापिस आता है कार्ड, ठीक है, एक कार्ड वापिस आता है। देखो जनरली अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट में आपके पास कुछ वापिस आता है, हाँ जी बताइए जरा, स्पीड पोस्ट में आप भेजोगे तो स्पीड पोस्ट से कुछ वापिस आता है आपके पास, कुछ नहीं आता वापस, ठीक है, बट हाँ स्पीड पोस्ट से ट्रैक जरूर हो जाता है। स्पीड पोस्ट से ना ट्रैक जरूर होता है, एक आईडीसी वो बार कोड टाइप होता है ना उसमें, उसको आपको एक ट्रैक आईडी दी होती है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं कब कहाँ पे क्या पहुंचा। अब एडवांस हो रही है चीजें तो ट्रैक हो जाता है, लेकिन जब हम एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजते हैं ना, रजिस्टर फॉर एक्नॉलेजमेंट, एक कार्ड होता है वो वापिस आता है आपके पास, तो वो वापिस आने का मतलब है कि समन सर्व्ड हो गए हैं, ठीक है। या उसमें ये भी नोट लिखा हो सकता है कि समन वहां कोई रहता ही नहीं, जरूरी थोड़ी ना हम सही जगह भेज रहे हो, और ये किसकी जिम्मेदारी होती है, प्लांटिव की जिम्मेदारी होती है, जहां समन भेजे जा रहे हैं वो प्रॉपर एड्रेस है या नहीं है। तो अगर वो कार्ड कई बार वापस नहीं भी आया है ना, तो इसका मतलब तब भी ये मान लिया जाता है कि हाँ भाई समन सर्व्ड हो गए होंगे। द डिक्लेरेशन रेफर टू दिस सब रूल शैल बी मेड, तब भी की जाएगी, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट एक्नॉलेजमेंट हैविंग बीन लॉस्ट और मिसलेड or for any other reason has not been received by the court within the 30 days from the date of issue of the summon, ठीक है। तो अगर जैसे हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सेप्टेंस होती है अगर बाय पोस्ट है, अगर पोस्ट में एक्सेप्टेंस खो गई है तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, हाँ जी बताइए जरा, एक्सेप्टेंस है बाय पोस्ट है, अगर एक्सेप्टेंस खो गई है पोस्ट में तो मानी जाती है नहीं मानी जाती, ठीक है, तो वहां पे भी मानी जाती है। आई गॉट योर आंसर, तो वहां पे भी वो मानी जाती है। इसमें थोड़ी मर्सी पोजीशन में कौन होता है, जो प्रपोजर होता है करने वाला, वो होता है प्रोमिसर जो होता है। Now High Court or the District Court as the may be shall prepare a panel for the courier agency for the purpose of sub rule। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो होंगे वो एक पैनल बनाते हैं कि कौन सी कॉरियर सर्विस जो होगी वो लीगल होगी, ठीक है, रिकॉग्नाइज होगी, पैनल होगा। ओके आगे चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी रूल नंबर 9 विच इज इंपॉर्टेंट, यानी कोर्ट कैसे सर्विस समन कराएगा, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं एक बार दोबारा से कैसे कराएगा। इसमें हमने पढ़ा प्रॉपर ऑफिसर के जरिए हो सकता है, सबऑर्डिनेट के जरिए हो सकता है, या कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस कैसी होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट और दी पैनल बनाता है कि कौन कौन सी कोरियर सर्विस होगी। पैनल में से कोर्ट कौन सी चूज करता है वो कोर्ट की मर्जी है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ लिया इसमें। अब आगे चलते हैं, मूव करते हैं फास्ट। सर्विस बाय द प्लेंटिफ, सर्विस बाय प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ का काम भी क्या सर्विस कराना है, हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं दस्ती समन। दस्ती समन क्या होता है, बाय हैंड,
बाय हैंड, यानी प्लेंटिफ खुद जाएगा और उसको देगा, क्या नाम है, उसको डिफेंडेंट को समन देगा, डिफेंडेंट उस पर फिर साइन कर देगा और वो वापस जाके कोर्ट में जमा हो जाएगा। इसको माना जाता है दस्ती समन। समन गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर द सर्विस। कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कोर्ट में इन एडिशन, क्या लिखा है ये वर्ड, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। क्या दस्ती समन इन एडिशन होंगे? तो बिल्कुल इन एडिशन हो सकते हैं। द कोर्ट में लिखा है वर्ड, द कोर्ट में इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ द समन, जो रूल नंबर 9 में कोर्ट समन भेज रही है वैसे तो भेजेगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि काम करे दस्ती समन भी करा देते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगाएगा फॉर द इशू ऑफ द समन फॉर द अपीयरेंस। प्लेंटिफ के एप्लीकेशन लगाने के बाद, कोर्ट की मंजूरी के बाद, कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ को कह देगी ये लीजिए आप समन पकड़े जाइए, समन करवा दीजिए, सर्विस करवा दीजिए। फॉर द इशू ऑफ द समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, द परमिट सच, कोर्ट परमिट करेगा सच प्लेंटिफ टू इफेक्ट सर्विस ऑफ सच समन्स on the defendant and shall in such a case deliver the summon to the such plaintiff for the service, deliver the summons to such plaintiff for the service। कोर्ट कहेगी ये लीजिए आप समन्स को सर्व करवा दीजिए। now service of such summon shall be effected by or on behalf of such plaintiff by delivering on tendering to the defendant personally। a copy लेके जाएगा thereof, जिसमें कॉपी में क्या होंगे, साइन होंगे जज साहब के, या जज साहब नहीं कर रहे हैं तो कोई और ऑफिसर कोर्ट, as he may appoint in this behalf and seal with the seal of the court, कोर्ट की उसमें मोहर लगी होगी, स्टैंप लगी होगी, और by such mode of the service as it referred to in this सब रूल नंबर 9 के 3 से जो अप्रूव्ड होगा, ठीक है, वैसे चले जाएंगे। तो दस्ती समन क्या होगा, प्लेंटिफ खुद जाता है। नाउ द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 16 से 18, अब ये क्या है 16 से 18, जब प्लेंटिफ खुद जाएगा, 16 और 18 वाला क्या है प्रोविजन, जिसमें आपने देखा था एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होगी और एंडोर्समेंट होगी, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट और एंडोर्समेंट। तो एक्नॉलेज करा उसने, उसने साइन ले लेंगे, डिफेंडेंट से साइन ले लेंगे, ठीक है, और एंडोर्समेंट उसमें टाइम लिख देंगे किस तरीके से समन सर्व हुआ। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 एंड 18 शैल अप्लाई टू द समन पर्सनली, जब पर्सनली सर्व किए गए हैं, अंडर दिस रूल एज इफ द पर्सन इफेक्टिंग सर्विस वर अ सर्विंग ऑफिसर। मानो कि वही सर्विंग ऑफिसर हो, मानो कि प्लेंटिफ ही सर्विंग ऑफिसर है। Now if the such summon when tender is refused or if the person served refused to sign an acknowledgement, if the such summon, जब टेंडर, जब मैं सपोज करो मैं अपने डिफेंडेंट के पास गया हूँ जिसको मैंने केस किया है, वो मना कर देता है, मैं उसको टेंडर कर रहा हूँ ये लीजिए समन पकड़िए आपको आना है कोर्ट में, वो मना करता है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देगा, मना करेगा तो एक्नॉलेजमेंट कहाँ से दे देगा, रिफ्यूज टू साइन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सर्विस or for any reason such someone cannot be served personally, the court shall, अब क्या करेगी भाई, प्लेंटिफ को विश्वास था कि मैं दस्ती समन करवा दूंगा, नहीं हुआ, कोर्ट उसके बाद क्या करेगी, shall on the application of the party फिर री इशू करेगी सच समन, री इशू सच समन टू द to be served by the court in the same manner as a summon to the defendant, ठीक है। तो फिर कोर्ट अपना रूल नंबर क्या अपना लेगी, रूल नंबर 9 को देख लेगी, ठीक है, ऐसे करवा देगी, या वो प्रोसेस सर्वर भेज सकते हैं, कोई भी जो कोर्ट को ठीक लगे। ये तो हो गया हमारा फिर सर्विस बाय द प्लेंटिफ। अब हम पढ़ेंगे सर्विस, सब्स्टिट्यूट सर्विस क्या होती है। रूल नंबर 17, 19, 20, 17, 19, 20 पर्टिकुलरली अगर टाइटल देखेंगे यहाँ लिखा है सब्स्टिट्यूट सर्विस, बट 17 और 19 भी एक तरीके का सब्स्टिट्यूट सर्विस है। देखो एक चीज समझना, इसमें जो 17 में जो सर्विस होगी ना, 17 में जो सर्विस करी जा रही है, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, यानी कोर्ट का कोई बंदा गया है, अब वो जो डिफेंडेंट है मना कर देता है लेने से और यह मिलता नहीं है, तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, एक वर्ड यूज करना जो शायद इसमें तो लिखा नहीं है इसमें पर्टिकुलर रूल में, बट आपको क्या लिखना है अपने बैरक में साइड में लिख लेना, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। 17 में कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं करने के लिए, लेकिन उसने अपनी विवेकता के हिसाब से, किसने, जब प्रोसेस सर्वर गया है सर्व करने, डिफेंडेंट नहीं मिलता है, मना करता है, तो क्या कर सकता है,
अगर मैं जाऊंगा, मैं भी अगर सर्व करने गया तो वो नहीं ले रहा है, क्या करूंगा, मैं तो उसे घर पे चिपका दूंगा ना, घर के बाहर पे, कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे। तो ये तो विवेकता की बात है उसकी कि भाई जो इंसान जा रहा है वो क्या कर सकता है, वो नहीं ले रहा है, भाग रहा है, तो उसके घर पे चिपका देंगे, बाहर चिपका देंगे। ये है 17th रूल नंबर। तो प्रोसेसर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस, डिफेंडेंट मना करता है टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, और नहीं मिलता है। ये मैंने अभी आपको इसलिए यहाँ लिख दिया विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट सर्विस तो हो ही रही है एक तरीके की, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का कोई इसमें रोल नहीं है। कोर्ट ने तो एक समन भेजे थे प्रोसेस सर्वर के जरिए कि जाइए इसको समन को दे के आइए, किसको बता, डिफेंडेंट को, और एक्नॉलेजमेंट लेके आइए, लेकिन वो मिलता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस सर्वर क्या कर सकता है। जबकि अगर हम रूल नंबर 20 पढ़ेंगे, ये तो होता है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एम आई राइट? ठीक है। सो वेयर द डिफेंडेंट और हिज एजेंट और सच अदर पर्सन ऑफ एफर्ट से, जो ऊपर कई भी बातें हैं, रिफ्यूजेस टू साइन, मना कर देता है साइन करने से, एक्नॉलेजमेंट, और वे द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर यूजिंग ऑल ड्यू एंड डिलिजेंस कैन नॉट फाइंड, उसने अपने एफर्ट लगाए, नहीं मिल रहा है डिफेंडेंट को, who is absent from his residence at the time when the service is sought to be effected, ठीक है, सर्विस जब करनी है तो वो है ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो होगा भी नहीं, on him at the residence and there is no likelihood, ऐसे प्रतीत होता है कि वो मिलेगा भी नहीं, no likelihood of is being found at the residence within a reasonable time, में वो मिलेगा भी नहीं, and there is no agent empowered to accept, ना ही उसका कोई एजेंट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, on his behalf nor any other person on whom the service can be made, अगर ना ही वो खुद है, ना ही उसका एजेंट है, घर पे गए हैं, फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है, फैमिली मेंबर भी नहीं मिल रहे हैं। द सर्विंग ऑफिसर अब क्या करेगा, यहाँ पर उसकी विवेकता का, यानी उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल चीज देखी जाएगी कि सर्विंग ऑफिसर क्या कर सकता है, shall affix a copy, shall affix a copy of the summon on the outer door or some conspicuous part of his house, जहां पर डिफेंडेंट क्या करता है, ऑर्डिनरीली रेसाइड्स करता है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस करता है, और पर्सनली वर्क फॉर अ गेन, एंड शेल देन, उसके बाद क्या करेगा, चिपका दिया, रिटर्न द ओरिजिनल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड, ठीक है, ओरिजिनल कोर्ट को वापस देगा, उस पे क्या करेगा, विद द रिपोर्ट एंडोर्स देयर ऑन, उस पे लिख देगा, with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, उसमें लिख देगा समन पे ही कि भाई मैंने इस पे एक रिपोर्ट लगा सकता है छोटी सी कि भाई मैंने क्या किया, कि मैंने इस पे वहां पे चिपका दिया है जहां पे वो नहीं मिल रहा था, अवॉइड कर रहा था सामान, या कोई था नहीं, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड बी देयर विद इन अ टाइम, तो व्हाट आई डिड, मैंने उसको फिक्स कर दिया है, the circumstance under which he did so, तो उसने किस परिस्थितियों में करा, and the name and the address of the person if any by whom the house was identified, अगर कोई सर्विंग ऑफिसर जाएगा तो पूछेगा ना भी ये कहाँ पे रहता है, XYZ कहाँ रहता है, तो जिसने बताया होगा कि XYZ यहाँ रहता है, उस इंसान का नाम, by whom the house was identified and whose presence द कॉपी वॉज एफिक्स, यानी एक तरीके की रिपोर्ट बना रहा है कि मैंने जब मैं गया मैं क्या करा मैंने वहां पे, ठीक है, ये सर्विंग ऑफिसर करेगा, एंडोर्स कर देगा वापस, और वो समन को वापस कोर्ट में जमा करा देगा। क्या एग्जामिन किया जा सकता है सर्विंग ऑफिसर को, बिल्कुल किया जा सकता है, वेयर अ समन इज रिटर्न अंडर रूल नंबर 17, जब वापस आए समन, मतलब डिफेंडेंट मना करा था वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 17 के बाद हम 19 पढ़ रहे हैं, the court shall if the written under that rule has not been verified by the affidavit, अगर वो वेरीफाइड नहीं किया गया एफिडेविट के जरिए सर्विंग ऑफिसर का, एंड मे इफ हैज बीन सो वेरीफाइड, या वेरीफाइड कर दिया गया होगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, पूछताछ कर सकती है सर्विंग ऑफिसर से ऑन ओथ, और कॉज हिम टू बी सो एग्जामिन्ड बाय अनदर, या तो खुद कर लेगी कोर्ट, पूछताछ करेगी भाई तुमने क्या करा, क्योंकि सर्विंग ऑफिसर भी जो होते हैं ना, थोड़ी सी वहां से 500 रुपए ले लिए, ठीक है, और कह दिया, उल्ट बना के रिपोर्ट भेज दी कि यहाँ तो रहता नहीं है, या हमने चिपका दिया है, तो ऐसा होता है, तो कोर्ट उससे पूछताछ करेगी भाई तुमने क्या किया बताइए,
और या तो खुद करेगी या कॉज हिम टू बी सो एग्जामिन बाय द अनदर कोर्ट, या किसी और कोर्ट के जरिए एग्जामिन करने के लिए कह सकती है। टचिंग इज प्रोसीडिंग के आपने क्या किया है, एंड मे मेक सच फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर एज इट थिंक फिट, या कोर्ट को उचित लगता है, क्या पता है सर्विंग ऑफिसर झूठ बोल रहा है तो इंक्वायरी करवा लेगी। एंड शैल either declare that the summon has been duly served, अगर हाँ कोर्ट सेटिस्फाइड है सर्विंग ऑफिसर की बात से तो डेफिनेटली कोर्ट ये कंसिडर कर लेगी कि भाई समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर सच सर्विस एज इट थिंकिंग, या तो ड्यूली सर्व्ड समझ लेगी या ऑर्डर कर सकते हैं दोबारा से सर्विस के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 19, तो इसलिए आपको कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना है, 16 के साथ 18 पढ़ना है, 19 के साथ 17 के साथ आपको 19 पढ़ना है। अब आ जाता है सब्स्टिट्यूट सर्विस। जनरली पेपर में सीधा एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है सब्स्टिट्यूट सर्विस कहाँ है, तो आप सब्स्टिट्यूट सर्विस ना ही 17 लिखेंगे ना ही और 19 लिखेंगे, आप सीधा वैसे 20 लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट यही है। हाउएवर कहीं ना कहीं 17 भी एक सब्स्टिट्यूट सर्विस है, जब रेगुलर तरीके से चेंज नहीं चल पा रही है तो हम चिपकाएंगे ना, वो भी तो सब्स्टिट्यूट सर्विस है। बट रूल में अगर ये लिखा हुआ था तो एमसीक्यू में तो आप ये लिखेंगे, इस पे मार्क करेंगे। Now where the court is satisfied, there is a reason to believe, कोर्ट इस बात पे सहमत हुआ है that there is a reason to, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding summon, service of the summon, or that for any other reason the summon cannot be served in any ordinary way, किसी और तरीके से 9 में भी नहीं हो पा रहे हैं, रूल नंबर 9 समन नहीं सर्व हो पा रहे हैं। ठीक है, वो क्या नाम है 9A को भी फॉलो किया तब भी फेल हो गया, और ये 17 वाला भी फेल हो गया रूल नंबर, तब क्या करेगी? The court shall order the summon to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the courthouse. The court order the summon to be served by the affixing a copy of in some conspicuous place in the courthouse. देखो 17 में हमने कहा करा था, 17 में तो हमने उसके घर पे चिपकाया था नोटिस, अब हम कहा चिपका रहे हैं? कोर्ट हाउस में। किसे कहने पे? कोर्ट के ऑर्डर पे। And also upon the some conspicuous part of the house, if any, in which the defendant is known to have been last resides, क्या है? जहाँ पे वो आखिरी बार रहता है, रहा हो, or carrying on a business or personally work for the gain or in any other manner as a court thinks fit. अगर हम ऊपर बात करें तो वो लास्ट रिसाइड वर्ड नहीं लिखा था, ठीक है, आखिरी रिसाइड नहीं लिखा था, ऑर्डिनरी रिसाइड है। अब देखेंगे भाई दो जगह तो ये हो गया, समन कहाँ सर्व हो गया? एक तो कोर्ट हाउस में और जहां पे वो डिफेंडेंट लास्ट रेसाइड है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेगी कोर्ट? नाउ वेयर द कोर्ट एक्टिंग अंडर सब रूल नंबर 1, ठीक है, अभी यानी कोर्ट हाउस में और कहां पे? डिफेंडेंट के वहां पे हमने लगा दिया है जहां पे वो लास्ट रेसाइड करता है। ऑर्डर सर्विस बाय द एडवर्टाइजमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम इसी को सोचते हैं कि सब्स्टिट्यूट सर्विस होगी। सब्स्टिट्यूट सर्विस जनरली हम इसी को सोचते हैं न्यूज़पेपर में निकालना, जबकि सब्स्टिट्यूट सर्विस यहाँ पर ये भी है कि कोर्ट हाउस में चिपकाना, कोर्ट हाउस में, और जहां वो आखिरी बार रहा है वहां पे भी चिपकाया जाता है। और क्या किया जाएगा? वेयर द कोर्ट एक्टिंग अंडर, जब कोर्ट सब रूल नंबर 1 को फॉलो कर रही होगी, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? सर्विस बाय एडवर्टाइजमेंट द न्यूज़पेपर शैल बी डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग द लोकेलिटी। न्यूज़पेपर कैसा होना चाहिए? जो वहां की लोकेलिटी में चल रहा है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग द लोकेलिटी इन विच द डिफेंडेंट इज लास्ट नोन टू हैव बीन एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड, आखिरी बार जहां उसको देखा गया और जो एक्चुअली काम कर रहा था वो एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड्स और कैरिड ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर द गेम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट सर्विस। 20 का 1A है जहां न्यूज़पेपर की बात की है, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर वाली बात आएगी उससे पहले तो 20 का 1 फॉलो ही कर रही होगी ना। Where the court acting under 20 का 20 सब रूल नंबर 1, तब ये भी करेगी कोर्ट। अब होगा एक इस पर बड़ा अच्छा लीडिंग केस है, वही खत्म कर लेते हैं पहले। जैसे जब कोर्ट ये न्यूज़पेपर, जब कभी भी कोर्ट सब्स्टिट्यूट सर्विस फॉलो करेगी तो कोर्ट शैल फिक्स अ टाइम, उसमें टाइम भी लिखा होगा न्यूज़पेपर में जो कटिंग निकलवाएगी। द कोर्ट शैल फिक्स अ टाइम एज में बी रिक्वायर्ड के प्लेंटिफ जिस डिफेंडेंट को कौन सी डेट पे आना है, ये भी लिखा होना चाहिए। ये कहा गया है SVP चोकलिंगम चेत्रिया वर्सेस C राजा रजतनाम। आप लिख लीजिए इस केस को, लीडिंग केस रहा है, तो कुछ लीडिंग केस आपको पता ही होने चाहिए।
SVP चोकलिंगम चेट्टियार वर्सेस सी राजा रत्नम। ठीक है, लिख लीजिए केस। कोर्ट शैल फिक्स अ टाइम एज मे बी रिक्वायर्ड, के उसमें जो एडवर्टीजमेंट होगी उसमें ये जरूर होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट केस है ये सुनील पोद्दार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर द डिफेंडेंट, देखो कौन से न्यूज़पेपर में निकलेगा जहां डिफेंडेंट रहता है, डिफेंडेंट जहां लास्ट रिसाइड करता है वहां का कोई लोकल न्यूज़पेपर होगा, वहां सर्कुलेट होना चाहिए। अब डिफेंडेंट जो है इस न्यूज़पेपर का सब्सक्राइबर है, ये तो मुझे भी नहीं पता हो वेदर कि वो इस न्यूज़पेपर का सब्सक्राइबर है या नहीं, इवन आई डोंट नो। तो मुझे इस बात की प्लेंटिफ को नॉलेज होनी जरूरी नहीं, ठीक है। बट हाँ, लोकल जो न्यूज़पेपर वहां चलता है तो वहां निकलवा देंगे। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया तो हर जगह चलता ही है वैसे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलवा दीजिए। चलो महंगा लग रहा है आपको तो एक काम कीजिए, वहां पे कौन सा चलता है, वहां पे चल रहा है ये संध्या टाइम्स, उसमें निकलवा दीजिए। कोई भी जो न्यूज़पेपर लोकल, ठीक है। दैनिक जागरण सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर न्यूज़पेपर, तो उसमें निकलवा लीजिए। तो इट इज इररिलेवेंट वेदर द डिफेंडेंट इज सब्सक्राइबर ऑफ द न्यूज़पेपर और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को वो कहेगा इस केस में ये कंट्रोवर्सी, तो उसने कहा भाई मैं तो न्यूज़पेपर है भी नहीं, ये वाला न्यूज़पेपर तो आता भी नहीं, तो मुझे कैसे पता लगता। हमारा काम है आपको एक न्यूज़पेपर में अवगत कराना। अब आप तक नॉलेज पहुंची नहीं पहुंची, इट्स इररिलेवेंट। आर यू सब्सक्राइबर और नॉट, इट्स इररिलेवेंट। Now, effect of the substitute service. Service substituted by the order of the court shall be as effectual as if it had been made on the defendant personally. ठीक है, सब्सिट्यूट सर्विस का मतलब क्या होगा, मानो कि ऐसे सर्विस हुई है जैसे डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व्ड किया गया है। ओके, and then where the service substituted time for the appearance to be fixed, where service substituted time for appearance to be fixed। अब जब मैंने आपको ये बताया तो नीचे वाले केस में हमने कर लिया चोकालिंगम में, जिसमें अगर हम जब भी सब्सिट्यूट सर्विस करेंगे तो उसमें टाइम भी लिखा होगा। Where the service is substituted by the order of the court shall fix such time for the appearance of the defendant as the case may be। तो कोर्ट हाउस में भी चिपका रहे हैं तो उसमें भी समय लिखा होगा कि कब आना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 9 से 20 तक। अब इसमें वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन अलग से लिखा है सर्विस बाय द पोस्ट। अब इसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, 9 का 3 मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोर्ट कैसे समन सर्व करवा सकती है। The service of the summon may be made by the delivering or transmitting a copy, ठीक है। Transmitting a copy thereof by the registered post acknowledgement due हो सकता है, जिस पे एड्रेस लिखा होगा डिफेंडेंट का और उसके एजेंट को किया जा सकता है जो एक्सेप्ट करता है, या स्पीड पोस्ट, और by such courier service as or approved by the high court or the court referred in the sub rule number 1, or by any other means of the transmission of the document including the fax हो सकता है, मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, provided by the rules made by the high court। प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ द समन, जो भी होंगे वो प्लेंटिव खर्चा उनका उठाए, ठीक है। तो ये हो गया आपको 9 का 3 एक तरीके का पोस्ट है। पोस्ट कितने तरीके की हो रही है, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट, एनी अदर कोरियर सर्विस अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट या कोर्ट। अभी एक कोरियर सर्विस का जो पैनल बनाता है वो कौन बनाता है, एजेंसी जो होगी वो कौन बनाएगा कि इन एजेंसी से हम करवा सकते हैं, वो बनाएगा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे, ठीक है। और कैसे हो सकती है, इट कैन बी बाय फैक्स, इट कैन बी बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ईमेल, ऐसे हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव डन 9 to 20। लेट्स मूव द लास्ट लेग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, जो रूल्स हैं, सॉरी, रूल नंबर 21 से लेकर 30 तक। यहाँ से एमसीक्यू के साथ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एमसीक्यू के, और आते भी है, मैं बता भी दूंगा कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से आते हैं। जैसे रूल नंबर 24 तो आता ही आता है, ये तो आता ही आता है एमसीक्यू 24 के अलावा आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, आपको मिलेगा रूल नंबर 27 आ सकता है, ठीक है। लेकिन 28 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। 24, 28
ठीक है, और 30 भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 तो आपके एमसीक्यू के बनते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे सारे। 21 से स्टार्ट करते हैं। सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रेसाइड्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में, किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता है, विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट डिफेंडेंट। ठीक है, सो अ समन मे बी सेंट बाय द कोर्ट। देखो समन किसके द्वारा भेजा जा रहा है? कोर्ट के द्वारा। समन किसके द्वारा भेजा जाएगा? कोर्ट के द्वारा। कहां पे? जब डिफेंडेंट रेसाइड करता है विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। तो को समन सेंट बाय द कोर्ट किसको भेजा जाएगा? टू एनी कोर्ट। देखो मैं सीधा नीचे जा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोर्ट से कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, पहले भाई इतना ध्यान रखिए। समन में बी सेंट बाय द कोर्ट बाय विच इट इज इशूड वेदर विद इन, चाहे वो विद इन हो और विदाउट द स्टेट। विदाउट का स्टेट का मतलब आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, आउटसाइड स्टेट। विद इन द स्टेट। भाई दिल्ली की जो कोर्ट है, दिल्ली की जो कोर्ट है वो कैसे भेज सकती है समन? दिल्ली के अंदर जो कोर्ट है 30,000 कोर्ट, डिफेंडेंट रहता है कड़कड़डूमा में। तो डिफेंडेंट इज नॉट इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 30,000 का एक सर्टेन दायरा है ना, 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 6 अलग दायरे हैं। तो तब क्या होगा? तब भी कोर्ट कोर्ट को भेज सकता है, वहां की कोर्ट को भेज सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या कोर्ट जनरली, अगर कोर्ट ने 9 का 3 फॉलो किया है, 9 का 3 समझे, रूल नंबर 9 का 3, तो फिर इस रूल नंबर 21 को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। पढ़ा था ना अभी हमने, जब विद इन द जुरिडिक्शन अगर कोर्ट आई मीन विद इन द स्टेट भेज रही है तो कोर्ट को फिर पोस्ट से ही भेज देगी, या कोई भी 9 का 3 फॉलो कर लेगी। अदरवाइज कोर्ट चाहे तो कोर्ट कोर्ट को भी भेज सकती है, कड़कड़डूमा कोर्ट को भेजेगी तो फिर कड़कड़डूमा उसको एग्जीक्यूट करो, समन को सर्व करवाएगा। नाउ समन मे बी सेंड बाय द कोर्ट बाय व्हिच इट इज इशूड वेयर विद इन और विदाउट स्टेट। लेकिन विदाउट स्टेट है, दिल्ली से हमें भेजना है समन गाजियाबाद, तो ये तो बिल्कुल स्टेट से भी बाहर हो गया ना। विदाउट स्टेट, विदाउट स्टेट बाहर। दिल्ली आती है यूटी में और ये आ रहा है स्टेट में, तो हमने बिल्कुल बाहर भेजना अपनी स्टेट से। ईदर बाय वन ऑफ इट्स ऑफिसर, या तो हम ऑफिसर भेज देंगे। विद द समन मे बी सेंट बाय which it is issued by which it is issued whether within or without the state, either by one of its officer or by post or by such courier service as may be approved by the high court, या by fax or electronic mail service or by any other means as may be provided by the rules made by the high court to any court। देखो यहाँ पे ना एक ब्रैकेट है, एक तो ब्रैकेट यहाँ पर है और इसमें एक ब्रैकेट हट गया है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आई, यहाँ पर है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम पढ़ेंगे बाद में, ये क्या कहता है, पहले इतना पढ़ो आप। एक मिनट में क्लीन कर देता हूँ, अच्छा नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपको। ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 4 हटा दीजिए। एक तो ये ब्रैकेट हो गया, एक ये ब्रैकेट, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ही समझिए। समन में बी सेंड बाय द कोर्ट बाय इट्स, जिसने इशू किया है, वेदर विद इन और विदाउट द स्टेट, आइदर बाय वन ऑफ इट्स ऑफिसर, या ऑफिसर के जरिए। किसको भेजेगी? टू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट को। नॉट बीइंग हाई कोर्ट को नहीं भेजा जाएगा, नॉट बीइंग द हाई कोर्ट नहीं होने चाहिए। हैविंग द जुरिडिक्शन द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट रेसाइड्स। तो जो लास्ट टाइम में हमारे थोड़े डाउट्स आए थे वो इसी चीज को लेके था कि यहाँ पे जो समन जो जाएंगे वो जहाँ डिफेंडेंट रेसाइड कहता है वहां की कोर्ट को जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो समन जो जाएंगे कोर्ट से वहां, जो यहाँ पे डिफेंडेंट रेसाइड करता है वहां की कोर्ट को जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आता है ओके, ठीक है, तो वहां की कोर्ट को भेजे जाएंगे जहाँ डिफेंडेंट रेसाइड किया था। अब ये आता है और कैसे भेजे जा सकते हैं? और बाय पोस्ट और बाय कोरियर सर्विस एज में बी अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, बाय फैक्स मैसेज और बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल और बाय अदर मींस एज में बी प्रोवाइडेड बाय द रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट। या हाई कोर्ट ने अगर कोई रूल बनाया तो वैसे भेजे जा सकते हैं, यानी दोनों तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। और अगर हम रूल्स की बात करें, सेक्शन की बात करें, तो हमने एक सेक्शन 28 पढ़ा था। 28 में भी यही बात लिखी थी कि अगर आपको कोर्ट के बाहर भेजना है, स्टेट के बाहर भेजना है, तो दैट हैज टू बी कोर्ट, कोर्ट को भेजेगा। ठीक है, तो फिर वो समन सर्व करवाएगा।
देखो सेक्शन 28, सर्विस ऑफ द समन विद डिफेंडेंट रेसाइड इन अनदर स्टेट। तो कोर्ट को भेजता है तो वो वैसे समन सर्व करवा देता है, ठीक है गाइस। 21, लेकिन अगर हमने रूल नंबर 9 को 3 को फॉलो किया होगा पोस्ट के जरिए, तो फिर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे 21 को, क्योंकि दोनों में से पहले एक तरीका अपनाएंगे ना। कोर्ट मतलब वहां की नजारत डिपार्टमेंट को भी परेशान कर रहे हो और आप पोस्ट से भी भेज रहे हो, तो वो चीज उचित नहीं होगी। पहले एक फॉलो कीजिए, फॉलो नहीं होगा तो दूसरा। हाँ, लेकिन आप प्लेंटिफ चाहे तो एप्लीकेशन लगा के दस्ते समन की रिक्वेस्ट कर सकता है, वो हम ऑलरेडी 9 के ए में पढ़ चुके हैं। नाउ रूल नंबर 22, सर्विस विद इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ द समन इशूड बाय द कोर्ट। जनरल इसका यूज होता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जब समन यहाँ पे भेजने हैं, सपोज दिल्ली से समन भेजने हैं बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में, तो यहाँ पे जो स्मॉल कॉज कोर्ट होती है ना, उनको समन भेजे जाएंगे। Where a summon issued by any court established beyond the limit of the town of, इनके बाहर है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के बाहर, it is to be served in any such limit। लेकिन कहाँ सर्व होने हैं? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। It shall be sent to the court of small cause court। small cause court को भेजे जाएंगे, within whose jurisdiction it has to be served, जहाँ पे वो served होने हैं। Now rule number 23, duty of the court to which summon is sent। जिस कोर्ट को समन भेजे गए होंगे, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू विच द समन इज सेंट, यानी समन किसको भेजे गए हैं? दिल्ली से समन भेज दें किसको? गाजियाबाद की कोर्ट को, ठीक है, जब डिफेंडेंट रिसाइड करता है यहाँ पे। और समन कहाँ भेजे गए हैं? समन कहाँ भेजे गए हैं? बॉम्बे, मद्रास या कलकत्ता। इन कोर्ट्स की क्या ड्यूटी होगी? गाजियाबाद, बॉम्बे और ये जो मद्रास है, कलकत्ता, इनकी क्या ड्यूटी? ये ऐसे समन इशू करेंगे जैसे इनके खुद के ही जुरिक्शन में वो खुद ने ही इशू किया हो, रिपोर्ट बना के वापस भेज देंगे जिस कोर्ट को जिसने इशू किया है। The court to which a summon is sent under the rule number 21 and 22 shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court। मानो कि इन्होंने इशू की हो, and shall then return the summon to the court of issue। वापस किसको भेज देंगे? रिटर्न कर देंगे समन, जो भी उस पे एक्शन लिया गया होगा, टुगेदर विद द रिकॉर्ड्स इफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग विद रिगार्ड देयरटू। ठीक है, कि समन सर्व्ड हुए हैं, डिफेंडेंट लेने मना कर दिया, क्या हुआ, वो वापस कोर्ट को भेज देंगे जहां से समन इशू हुए। नाउ देन रूल नंबर 24, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पस ओनली, मेंस का थोड़ी ना आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। सर्विस ऑन द डिफेंडेंट इन प्रिजन। कोई इंसान कैद में है, ठीक है, देखो ये एक चीज मैं बता दूं, यहीं पे एक रूल भी, एक ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे। ऑर्डर नंबर 16A क्या है? व्हाट इज ऑर्डर नंबर 16A? दैट इज डीलिंग विद द समन टू विटनेस की बात करता है, ठीक है, विटनेस को बुलाना जो प्रिजन में है, विटनेस इन प्रिजन। जो विटनेस ऐसा भी तो हो सकता है इंसान जो प्रिजन के अंदर है, जेल के अंदर, तो उसको भी बुलाया जाता है कई बार, लेकिन उसमें और भी रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट का है कि बुलाना ठीक नहीं होगा, वो कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है उसको लेके आएंगे एक ऐसा विटनेस जो कैद के अंदर है। पहली बात तो जो कैद में है तो विटनेस की क्रेडिबिलिटी तो वैसी कमजोर हो जाती है, लेकिन भाई केस को सिद्ध करने के लिए जेल के अंदर जो विटनेस है उसको भी बुलाया जाता है। तो जब उसको बुलाया जाएगा, पता चलेगा, वहां जाके शोर शराबा करेगा। अब एक बात बताओ, जैसे क्या नाम है, ये जो है बाबा जी जो है आसाराम बापू, अगर वो विटनेस है किसी केस में, उसको बुलाएंगे तो आसाराम बापू को ही मार देंगे बाहर निकलते ही, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो उसको कई बार कोर्ट मना कर सकती है। आसाराम बापू को अगर विटनेस के रूप में बुलाएंगे तो कई कितना बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो कई बार गैंगस्टर को अगर बुला रहे हैं तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज में मना किया जा सकता है कि इसको विटनेस को ना बुलाएं, तो रिपोर्ट बना के भेज जाते हैं। वो हम बाद में करेंगे, छोटा सा ऑर्डर है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्विस ऑन द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ही कैद में है, प्रिजन में है, लेकिन वहां हमने 16A में बात करी है, जो मैंने आपको बताया, वहां है विटनेस कैद में है, ठीक है, प्रिजन में। नाउ सर्विस ऑन द डिफेंडेंट इन प्रिजन, जब हमने समन भेजने हैं एक ऐसे इंसान को जो डिफेंडेंट है, जो लेकिन वो कैद में है, प्रिजन में है, तो हम किसको भेजेंगे? वहां के जेलर को भेज देंगे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, ये सर्व करवाएगा डिफेंडेंट को। Now, where the defendant is confined in the prison, the summons shall be delivered or sent or by the post
or by such courier service as may be approved by the High Court, by fax messenger or the electronic mail service or by any other means as may be provided by the rule of the High Court. किसको भेजा जाएगा? इंपॉर्टेंट ये बात है, ऑफिसर चार्जिंग द पर्सन यानी जेलर ही होता है, जेलर को दिए जाएंगे फॉर द सर्विस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, फिर वो डिफेंडेंट के पास सर्व करवाएगा। जब हम 24 पढ़ते हैं, 24 के साथ हम पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, 28 है, ड्यूटी की बात करता है, हाँ जी 29 सॉरी 29 पढ़ेंगे तो 29 में तो कई सारे सेक्शन को भी कवर किया गया है, वहां पे ड्यूटी की बात की गई है, ड्यूटीज ऑफ हुम। अभी जेलर की भी तो कुछ ड्यूटी है, जेलर की क्या ड्यूटी है, वो 29 में जेलर की ये ड्यूटी है कि समन को सर्व करवा दे, अपने पास लेके ना बैठा रहे और रिपोर्ट बना के वापस भेजे। चलिए आगे पढ़ेंगे इसको, तो पहले 25 कर लेते हैं। सर्विस वे द डिफेंडेंट रेसाइड आउट ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट इन इंडिया, इंडिया से बाहर रहता है और लेकिन ना ही उसका यहाँ पे कोई एजेंट है, तो समन तो सर्व हो ही नहीं पाएंगे, कैसे करें फिर हम? एक काम करते हैं, 24 के साथ पहले रिलेट कर रहे हैं कई सारे सेक्शन, तो पहले उनको करते हैं। ओके 24 कर लिया, 28 करते हैं और 27, ठीक है 27 भी कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन है ना ये। हाँ जी, अगर हम सर्विस 27 की बात करें, अभी हमने पढ़ा 24 में प्रिजनर को भेज, डिफेंडेंट को भेजने जो प्रिजन में है, डिफेंडेंट को भेजने समझ जो प्रिजन में कैद में है तो जेलर को देंगे। अगर हमें सर्विस करनी है ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर के पास, सिविल पब्लिक ऑफिसर के पास, और ऑन द सर्वेंट ऑफ द रेलवे कंपनी और ऑन द लोकल अथॉरिटी, सिविल पब्लिक ऑफिसर है, सर्वेंट ऑफ द रेलवे कंपनी है और लोकल अथॉरिटी, तो हम किसको भेजेंगे? वहां के हेड को भेज देंगे। वे द डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर एंड ओके, और सर्वेंट इन द रेलवे कंपनी, local authority, the court may, if it is appeared to it that the summon may be most conveniently be so served, send it for the service to the defendant to the head of the office। देखिए किसको भेजेंगे? head of the office, head of the office who is employed in which he is employed, ठीक है, जहां पे ये पब्लिक ऑफिसर, सर्वेंट ऑफ रेलवे और लोकल अथॉरिटी में जहां पे वो सर्विस करता है, वहां के हेड को भेज देंगे। टुगेदर विद द कॉपी टू बी रिटेन बाय द डिफेंडेंट, टुगेदर विद द कॉपी टू बी रिटेन बाय द डिफेंडेंट, एक कॉपी एक एक्स्ट्रा होगी, जो कॉपी जो जाएगी डिफेंडेंट उसको रिटेन करेगा, वो डिफेंडेंट के पास रहेगी, ठीक है। 27 समझ में आ गया। 28 सर्विस ऑन द सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अच्छा इसमें एक चीज और है, सर्विस ऑन सिविल जो मैंने पढ़ा है तो ये मैंने छोड़ दिया था, ये क्यों छोड़ा है? नॉट बीइंग द इंडियन मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स, उसको उनके हेड को नहीं भेजेंगे। तो उनका आंसर कहाँ है? उनका आंसर है यहाँ पर, उनका आंसर है किसको? कमांडिंग ऑफिसर को भेजेंगे। उनका आंसर क्या है? कमांडिंग ऑफिसर को भेजेंगे। Where the defendant is a soldier, sailor, airman, the court shall send the summon for the service to his commanding officer together with the copy to be retained by the defendant। तो हमने तीन बातें, 24 पढ़ा, 27 पढ़ा और हमने 28 पढ़ा, ठीक है। 24 में हमने क्या पढ़ा? डिफेंडेंट कहाँ पर है? प्रिजन में। 27 में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर ये पब्लिक सर्वेंट हो गया, पब्लिक सर्वेंट एंड रेलवे वाला पढ़ लिया, रेलवे का सर्वेंट है और लोकल अथॉरिटीज का, ठीक है। यहाँ किसको भेजेंगे समन? यहाँ आपके हेड को भेजेंगे। 28 जो बचा है, 28 बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर बात आती है सोल्जर की, सेलर की, एयरमैन की, यहाँ पे हम कमांडिंग ऑफिसर को भेजेंगे, कमांडिंग ऑफिसर को। ये तीनों क्वेश्चन एमसीक्यू के चुनिंदा क्वेश्चन है जो यहाँ से आते ही आते हैं। अब जो एक बात बताओ, यहाँ पे जो प्रिजनर में था उसको हमने किसको भेजा था? जेलर को भेजा था ना। तो अथॉरिटी कितनी निकल के आई? एक तो जेलर, एक अथॉरिटी क्या निकल के आई है? हेडमैन, हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिसर, ठीक है। एक आ गया कमांडेंट। ये इन तीनों की भी तो ड्यूटी है कुछ, इनकी तीनों की ड्यूटी है कि उस समन को सर्व्ड होने चाहिए। ये इनकी ड्यूटी है कि समन सर्व्ड होने चाहिए, क्योंकि हम तो इनको भेज रहे हैं, कोर्ट इनको भेज रही है, ठीक है। तो यही क्या था 29। तो हमने पढ़ा 24,
24, 27 और 28, that has to be read with 29. The duty of a person to whom the summon is delivered or sent for the service. उसकी ड्यूटी क्या होगी? The person to whom the summon is delivered or sent for the service, where the summon is delivered or sent to any person for service under rule number 24, 27, 28. ठीक है? Such person shall be bound to serve if it is possible and to return it अंडर ही सिग्नेचर. वापस करेगा वो, ठीक है? यानी जेलर, हेड ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर साइन करके भेज देंगे वापस विद द रिटर्न एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है? डिफेंडेंट को भी समन मिले होंगे तो जेलर ने कहा होगा ना, ले पहले साइन करके दे इसको, तो साइन करके देगा वो. ठीक है? कौन? जो प्रिजन के अंदर है, जो कैदी है और हेड डिफेंडेंट, साइन करके देगा, एक्नॉलेज करेगा, तो वो एक्नॉलेज वापस जाएगी कोर्ट में. एंड सच सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी द एविडेंस ऑफ द सर्विस. मान लिया जाएगा कि भाई एक्नॉलेज में साइन हो गए हैं, समन पे साइन हो गए हैं, तो ये एक्नॉलेजमेंट है. एक्नॉलेजमेंट अपने आप में सर्विस का एविडेंस होगा. वेयर फॉर एनी कॉज सर्विस इज इम्पॉसिबल, किसी भी कारणवश अगर सर्विस नहीं हो पाई है, द समन शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट विद अ फुल स्टेटमेंट ऑफ सच कॉज एंड ऑफ द स्टेप टेकन टू प्रोसीजर प्रोक्योर सर्विस. भाई आपने क्या मेथड्स अपनाए, क्यों नहीं हो पाई सर्विस, उसका भी एक जिक्र होगा जब एक स्टेटमेंट वापस जाएगी कोर्ट के पास कि क्यों नहीं हो पाया. सच स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द एविडेंस ऑफ नॉन सर्विस. ठीक है? बिल्कुल सिंपल सा है. ये जो स्टेटमेंट होगी ये बता रही होगी कि भाई हाँ सर्विस समन की सर्विस नहीं हो पाई. ठीक है? अब इसमें हमारे पास कुछ ये रूल बचा है 25, 26, 26A. ठीक है? 3 बचे हैं रूल, ये भी कर लेते हैं. सर्विस विद डिफेंडेंट रेसाइड आउट ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट. इंडिया से बाहर रहता है लेकिन उसका कोई एजेंट नहीं. सर्विस विद द डिफेंडेंट रेसाइड आउट ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट. तो वेयर द डिफेंडेंट रेसाइड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर रहता है, एंड हैज नो एजेंट इन इंडिया, और उसका इंडिया में कोई एजेंट नहीं है. अगर इंडिया से बाहर रहता है, एजेंट इंडिया में है, तो एजेंट को पकड़ा देंगे, क्योंकि सर्विस टू द एजेंट कंसीडर एज अ सर्विस टू द प्रिंसिपल. ठीक है? मास्टर को मान ली जाएगी, प्रिंसिपल को. ठीक है? एजेंट और प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है ना. ना एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस, अगर यहाँ पर इंडिया में उसका एजेंट है तो उसको देंगे, लेकिन एजेंट भी नहीं है यहाँ पे. द समन शैल बी एड्रेस्ड टू द डिफेंडेंट. अगर आपको इंडिया से बाहर समन सर्व करवाने हैं तो इट इज योर ड्यूटी. ये वो क्रिमिनल मामला नहीं है. क्रिमिनल मामले में तो स्टेट ढूंढेगी वो कहाँ भाग गया. ठीक है? एक्यूज कहाँ भाग गया है, वो तो क्रिमिनल में तो पुलिस का काम है ढूंढना उसको. यहाँ पे ये आपका काम है कि भाई डिफेंडेंट जहाँ रहता है, फॉरेन में भी रहता है, तो उसका एड्रेस क्या है. इट इज योर ड्यूटी, नॉट द कोर्ट की ड्यूटी नहीं है. द समन शैल बी एड्रेस्ड टू द डिफेंडेंट. द समन शैल बी एड्रेस्ड टू द डिफेंडेंट द प्लेस वेयर ही रेसाइडिंग एंड सेंड टू हिम or by post or by such courier service as may be approved by the high court. या फैक्स से भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं आप, or by any other means as may be provided by the rules made by high court if there is a postal communication between the such place and the place where the court is situated. पोस्ट से भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से भेज सकते हैं सामान. अब आता है, पहले इनको कवर कर लेते हैं. एक यहाँ पे से क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है. अगर डिफेंडेंट रिसाइड करता है इन टेरिटरीज में, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, तो आपको सम्मान ऊपर जो लिखा है वैसे नहीं भेजना है, तो आपको भेजना होगा जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है उस कोर्ट को भेजना होगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सच डिफेंडेंट रिसाइड इन द बांग्लादेश एंड द पाकिस्तान, द सम्मान टुगेदर विद द कॉपी देयरऑफ मे बी सेंट फॉर द सर्विस ऑफ द डिफेंडेंट टू एनी कोर्ट. कोर्ट को भेजा जाएगा इन दैट कंट्री. पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो एक स्पेशल सा प्रोविजन है, इन दैट कंट्री नॉट बीइंग द हाई कोर्ट को नहीं भेज सकते. ठीक है? हैविंग जुरिडिक्शन इन द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट रेसिड, जहां डिफेंडेंट रहता है. ठीक है? तो वहां की कोर्ट को भेजेगी. यानी दिल्ली से अगर हमने भेजना है तो पाकिस्तान में रहता है डिफेंडेंट, तो हम भेजेंगे तो पाकिस्तान में जो कोर्ट है जहाँ पे वो रहता है वहां की कोर्ट को भेजेंगे, तो कोर्ट करवाएगी फिर इसकी सर्विस समन. Provided further that where any such defendant is a public officer. लेकिन अगर कोई जिसको हमने समन भेजा है अगर वो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर इन बांग्लादेश. ठीक है? पब्लिक ऑफिसर
और इज अ सर्वेंट ऑफ द रेलवे कंपनी, ये मैं बाद में पढ़ूंगा ब्रैकेट में जो लिखा है। पब्लिक ऑफिसर इन द बांग्लादेश और पाकिस्तान में अगर वो पब्लिक ऑफिसर है या फिर वो सर्वेंट है रेलवे कंपनी का और लोकल अथॉरिटी का इन दैट कंट्री। अगर हमारी कंट्री का होता तो हम हेड ऑफिसर को भेजते हैं ना, लेकिन अगर ये उन कंट्री का पब्लिक ऑफिसर है, ये सर्वेंट है ऑफ अ रेलवे कंपनी or a local authority in that country, someone together with a copy thereof may be sent for the service on the defendant to the such officer, तो उस ऑफिसर को दिया जाएगा और अथॉरिटी इन दैट कंट्री as the central government by the notification the official gazette specified in this behalf। तो किस वहां पे जो भेजा जाएगा, वहां पे हेड को नहीं भेजा जा रहा है, वहां किसको भेजा जा रहा है, समन जो भेजाएंगे टुगेदर द कॉपी देयरऑफ मे बी सेंट फॉर द सर्विस ऑन द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को दिए जाएंगे टू सच ऑफिसर और उस अथॉरिटी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो डायरेक्ट हम इसको हेड को नहीं भेजेंगे, हम किसको भेजेंगे, वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे जो भी बताएगी किसको देना है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने ये वर्ड छोड़ा था, लेकिन हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, वहां के अगर हम बिलोंगिंग टू ये जो है क्या नाम है पाकिस्तान के मिलिट्री नेवल एयरफोर्स को भेजना है, तो हम इस तरीके को अपनाएंगे नहीं। वहां पे फिर कैसे भेजा जाएगा, वहां पे इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इनको पाकिस्तान के मिलिट्री नेवल एयरफोर्स को छोड़ दिया जाएगा, वहां पे हम नहीं भेजेंगे। वहां पे अगर भेजेंगे तो कोई और तरीका हो सकता है, ये तरीका नहीं होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। देखो कोई भी ये नहीं चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनके टेरिटरी में दखल अंदाजी, कोई भी कंट्री नहीं चाहती, तो इस वजह से ये प्रोसीजर फॉलो किया गया कि आप कोर्ट को भेजो, कोर्ट करवाएगी समन की तालीम, ठीक है, तामील, और आप सीधा वहां नहीं भेज सकते। ठीक है, ये जो प्रोवाइजो लिखा है सेकेंड प्रोवाइजो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होगा, देन वो करवाएगी वहां पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अथॉरिटी। नाउ रूल नंबर 26 का कहता है, रूल नंबर 26 है सर्विस इन द फॉरेन टेरिटरी थ्रू द पॉलिटिकल एजेंट। अब आपको पता होगा, मैंने शायद पहले ही बताया होगा कि भाई सर्विस अगर फॉरेन टेरिटरी में अगर सर्व होना है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पॉलिटिकल एजेंट और तो कोर्ट्स होती है, पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट्स होगी, और जहां पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट्स नहीं है तो फिर वो मिनिस्ट्री का काम है, एक्सटर्नल, जनरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करवाती है फिर समन की तालीम, तामिल, ठीक है, तामिल तामिल तामिल, ठीक है, समन की तामिल फिर मिनिस्ट्री ऑफ दी एक्सटर्नल अफेयर कराती है। अगर कोर्ट पॉलिटिकल एजेंट और तो कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ तो वैसे ही होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं, सर्विस इन द फॉरेन टेरिटरी थ्रू द पॉलिटिकल एजेंट एंड दी और कोर्ट, पॉलिटिकल एजेंट होगी या कोर्ट, तो पूरे एक डिपार्टमेंट होता है जो इस समन को सर्व करवाता है। where in the exercise of the foreign jurisdiction, where in the exercise of any foreign jurisdiction vesting the central government, a political agent has been appointed, अगर किया गया है या कोर्ट अगर ऐसी बनाई गई है, has been established or continued without the power to serve a summon issued by the court under this court in a foreign territory in which the defendant actually and voluntarily resides, carrying on a business or personally work for a gun। ठीक है, ठीक है, personally work for a gain, तो हम कैसे करवाएंगे, पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट के जरिए कराएंगे। Or the central government has by notifying the official get declare in the respect of any court situate in any such territory and not established or continue the exercise of any such jurisdiction as aforesaid, that service by such court of any summon issued by the court under this court shall be deemed to be a valid service होगी। The summon may be sent to, summon किसको भेजे जाएंगे, पॉलिटिकल एजेंट को भेजे जाएंगे, कोर्ट को भेजे जाएंगे, कैसे, बाय पोस्ट और अदरवाइज, और इफ सो डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री, या तो पॉलिटिकल एजेंट या कोर्ट के जरिए जाएंगे। समन में भी सेंड टू, समन में भी सेंड टू पॉलिटिकल एजेंट या कोर्ट को भेजे जाएंगे बाय द पोस्ट और अदरवाइज, और इफ सो डायरेक्टेड, अगर वहां पर या तो ऐसा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हो, इफ सो डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ दैट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ दैट गवर्नमेंट डीलिंग विद द फॉरेन अफेयर, और इन सच अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द for the purpose of being served upon the defendant। बेसिकली देखो, कोई, मैंने आपको बताया ना, कोई नहीं चाहता कि उनके टेरिटरी में इंटरफेरेंस किया जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट कोर्ट को भेजेंगे या मिनिस्ट्री को भेजेंगे, मिनिस्ट्री को भेजेगी, फिर वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया होगा अथॉरिटीज, वो उस समन को सर्व करवाएगी अपने टेरिटरी में। एंड इफ द पॉलिटिकल एजेंट द कोर्ट रिटर्न द समन विद एन एंडोर्समेंट purporting to be have been made by the such political or the
or by the judge or by other officer of the court of which that summon has been served on the defendant in the manner herein before directed, the such endorsement shall be deemed to be the evidence. तो जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जो होंगे, जो कोर्ट होगी या फिर अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद वहाँ का जो ऑफिसर होगा वो एंडोर्स जो करके देगा कि हाँ भाई समन सर्व हो गए हैं, वो एंडोर्समेंट जो होगा लिखा हुआ अपने आप में एक एविडेंस माना जाएगा, ठीक है, कि समन सर्व हुए हैं नहीं हुए। समन टू बी सेंड टू द ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंट्री, समन डायरेक्ट नहीं जाते हैं, समन जाएंगे ऑफिसर्स पे, ये उसी का कनेक्शन में ऊपर वाले के। Where the central government with the notification that the official gazette declared in respect of any foreign territory that the summon to be served on the defendant actually and voluntarily residing on carrying on a business the personally work for the gain in that foreign country, उस foreign country की बात हो रही है, may be sent to an officer of the government of the foreign territory. हम foreign territory के officer को भेजेंगे जो वहाँ की केंद्र सरकार ने बताया होगा. The summon may be sent to such officer through the Ministry of the Government of India dealing with the foreign affair or in such manner as may be specified by the central government. ठीक है, डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, वहां के ऑफिसर को भेजा जाएगा. And if such officer return any such summon within the endorsement purporting to have been made by him, that summon shall be served on the defendant and such endorsement जो भी रिपोर्ट लिख के आएगी वो अपने आप में एविडेंस होगा. तो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं वहां पे भेजा जाएगा डायरेक्ट, वो अपने आप समन को सर्व करवाएंगे. देन ओनली इट वुड बी कंसीडर आके समन सर्व हुए नहीं हुए. उनकी जो एंडोर्समेंट होगी वो रिपोर्ट इस तरीके की ट्रीट होगी जैसे कि वो समन सर्व हुए नहीं हुए, वो एविडेंस के रूप में माना जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लेटर ऑफ द समन, ये लास्ट रूल है. देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम समन भेजेंगे ना तो कहीं ना कहीं बुरा मान सकते हैं. सिविल मामला है, कोर्ट की वैसे बात बुरी तो माननी नहीं चाहिए, कोर्ट बुला रही है, लेकिन एक डिग्निटी दी जाती है. I'm not talking about here exemption, पर्सनल अपीयरेंस वाली एग्जाम्पशन जो है सेक्शन 133 या 132 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. कुछ ऐसे और भी लोग हैं इनके अलावा जिनको अगर हम समन भेजेंगे तो हाईली बहुत डिग्निटरीज हैं वो, ठीक है, राजा महाराजा को समन भेजेंगे तो बुरा लग सकता है, वैसे तो एक आम आदमी ही है वो भी, तो उनको हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कि आप आइए, ठीक है, समन ना भेज के उन्हें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेजेंगे. ठीक है, द कोर्ट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियरइन बिफोर कंटेन substitute for the summon a letter signed by the judge or such officer as he may appoint in this behalf, where the defendant is in opinion of the court of rank entitle him to mark of consideration. Mark of consideration means उसका एक अलग रेपुटेशन है, उसको हम समन नहीं भेज पाएंगे, तो बेटर है कि उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेज दीजिए. A letter substituted under sub rule number 1 shall contain all the particular required to be studied in the summon, सब चीज लिखी होगी, and subject to the provision of sub rule number 3 shall be treated in respect as a summon. उसको समन के तरीके से ही ट्रीट होगा, बट उसका टर्म चेंज हो जाएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होगा. और लेटर सो सब्स्टिट्यूटेड मे बी सेंट टू द डिफेंडेंट बाय द पोस्ट के जरिए भेजा जा सकता है, स्पेशल मैसेंजर के हिसाब से भेजा जा सकता है, सेलेक्टेड बाय द कोर्ट और इन एनी अदर मैनर विद द कोर्ट थिंक फिट, एंड वेयर द डिफेंडेंट हैज एन एजेंट empowered to accept service, the letter may be delivered or sent to the such an agent. ठीक है, तो ये इस तरीके से भेजा जाएगा. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूशन जो है लेटर के फॉर्म में कहां पर दिया गया है. तो रूल नंबर 30 मार्क ऑफ कंसिडरेशन, यानी उनको हमने एक अलग से ट्रीट किया है बस. ठीक है, यही. अच्छा एक बात आप मुझे बताइए जरा, अगर समन भेजने हैं हमें, समन क्या नोटिस भेजना, मैं समन नहीं नोटिस की बात कर रहा हूँ, अगर नोटिस भेजना है हमें से कोई गवर्नमेंट है, रेलवे एम्प्लॉय को भेजना है, रेलवे को हमने नोटिस भेजना, एम्प्लॉय छोड़िए, रेलवे को नोटिस भेजना है, तो ये कुछ किसको भेजेंगे हम? हाँ जी, रेलवे को भेजना है तो किसको एड्रेस करेंगे बताइए जरा जल्दी से क्विकली. ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जनरल मैनेजर को भेजेंगे. ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने पूछा, माइंड में आया तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस समन, वी हैव कवर्ड इट. ठीक है गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. तो मिलेंगे आगे की क्लास में जिसमें हम रूल नंबर ऑर्डर नंबर 6 पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर 6, 7, 8, 9 ये चारों ऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरीके का आधार है.
सूट का इंस्टीट्यूशन होगा, प्लेन कैसे बनेगी, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ड्राफ्टिंग क्या होगी उसकी, एक तरीके का वो प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग है पूरा। लेकिन हाँ, रूल नंबर 9 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम बात करेंगे अपीयरेंस एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। ओके गाइस, तो थैंक फॉर द स्टेइंग ट्यून्ड विद द IJS लॉ क्लासेस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।